बच्चों हम लोग जो है बेटा आज एसिड बेस का कंसेप्ट देखेंगे। तो बच्चों तीन थ्योरीज दी गई हैं तीन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। एक तो अर्हीनियस कंसेप्ट है, दूसरा ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट है और तीसरा लुईस कंसेप्ट है। तो बच्चों आज का जो हमारी हेडिंग है, तो पहली हमारी हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। तो concepts of acids and bases। तो एसिड और बेस का कंसेप्ट, इसमें बच्चों तीन थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो हम लोग देखने वाले हैं आर्हीनियस थ्योरी। तो पहली जो थ्योरी है वो है हमारे पास आर्हीनियस थ्योरी। Arrhenius theory for acids and bases, for acids and bases। एसिड्स और बेसिस के लिए ये हमारे पास आर्हीनियस थ्योरी है। तो एसिड्स एंड बेसिस, तो आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है बच्चों, हम लोग फटाफट उसकी पॉइंट नोट कर लेते हैं क्योंकि बेटा नोट करने से ही बातें समझ में आएंगी। तो इसका पहला पॉइंट ये है बच्चों कि दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फर्निश H+ आयन, है ना। तो यहां पर क्या है, those substances which can furnish यहाँ पर फर्निश की जगह आप गिव भी लिख सकते हो, which can furnish H+ ions in its aqueous solution, aqueous solution। aqueous solution, comma, are considered as base, are considered as acids। तो जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है HCl को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो H++ Cl-। देखिए आप H+ ये दे सकता है। जैसे हम CH3COOH को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर CH3COO- प्लस H+ इसने भी दिया। जैसे बच्चों हम लोग H3PO4 इसको अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो H++ H2PO4-। तो ये कुछ एसिड हैं, राइट। अगर हम बेस की बात करें तो बेसिस, हाँ, दोज substances which can furnish OH- ions। बच्चों जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी कंसेप्ट को हम
कुछ पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फर्निश OH माइनस आयंस आर कंसीडर्ड एज are considered as are considered as what are considered as bases। एग्जाम्पल बहुत सारे आप दे सकते हो, जैसे हमने NaOH लिया तो ये पानी में जा करके Na प्लस प्लस OH माइनस, जैसे हमने AlOH थ्राइस लिया, ये पानी में जा करके AlOH Al प्लस 3OH माइनस Al प्लस 3 प्लस Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो इस प्रकार से जैसे FeOH थ्राइस, तो यहाँ से Fe3 प्लस प्लस OH माइनस 3OH माइनस। तो एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों में H प्लस कॉमन है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो पहले जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं इस सब में आप देख रहे हैं H प्लस कॉमन है, और इसमें आप देख रहे हैं OH माइनस कॉमन है ना। तो ये कंसेप्ट आर्हेनियस के द्वारा दिया गया। जैसे एक पॉइंट है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O बाई H प्लस एंड OH माइनस। फॉर्मेशन ऑफ H2O बाई H प्लस एंड OH माइनस। तो H2O यहाँ एम्फोटेरिक के जैसे वर्क करेगा। तो जैसे ये हमारे पास H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, यहाँ बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी है प्लस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी है ना, किलो कैलोरी। तो यहाँ जो H2O है ये दोनों में ब्रेक होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये क्या कहा जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर इसका है। इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है। बच्चों अगर हम बात करें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की, तो जो सब्सटेंस जल्दी से H प्लस देगा वो अच्छा एसिड होगा, गुड एसिड, गुड एसिड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड, गुड एसिड ORR, गुड एसिड ORR, स्ट्रांग एसिड, गुड एसिड्स ORR, स्ट्रांग एसिड्स गिव H प्लस आयंस वेरी इजिली, और बेस के लिए भी यही चीज लागू होगा कि अगर कोई स्ट्रांग बेस है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये बहुत तेजी से, फास्ट, तेजी से OH माइनस देगा। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जिन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो
यहाँ हम बच्चों बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस साहब की थ्योरी का जो लिमिटेशन है ना, तो यहाँ हम लोग बात कर लेंगे लिमिटेशन की। तो इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि विदाउट सॉल्वेंट वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी, कैन नॉट एक्सप्लेन। पहली लिमिटेशन क्या है? विदाउट सॉल्वेंट, विदाउट सॉल्वेंट वी कैन नॉट एक्सप्लेन, कामा दिस थ्योरी cannot explain about acids and bases, about acids and bases। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ हमको सॉल्वेंट चाहिए ही चाहिए। अगली बात ये है कि कुछ रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। कुछ यहाँ पर हम रिएक्शन से लिखेंगे, इस थ्योरी के द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं हो पाई, नॉट एक्सप्लेन, है ना। कुछ रिएक्शंस को इस थ्योरी के द्वारा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मीन्स ये थ्योरी कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नॉट एक्सप्लेन। तो वो क्या क्या है? जैसे आपका CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, जैसे NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको कि इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। मीन्स NH3 एसिड है कि बेस है, इस थ्योरी से ये क्लियर नहीं हो पाया। मीन्स ये NH3 ये एसिड है कि, है ना, एसिड है या बेस है, ये एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। बच्चों जैसे और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जब हम किसी एसिड को, मान लीजिए कोई एसिड है और इस मान लीजिए कोई एसिड है तो एसिड का, सॉरी, मान लीजिए कोई एसिड है तो ये क्या देगा? H+ देगा, और ये H+ एग्जिस्ट करता है, ये H+ एग्जिस्ट करता है किसमें? H3O+ में, हाइड्रोनियम आयन में। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया, नॉट एक्सप्लेन, है ना। इसे भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका इस थ्योरी से। तो बच्चों आर्हेनियस के विषय में हम लोगों ने देखा, जो सॉरी बच्चों इस थ्योरी के द्वारा कुछ और चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जैसे AlCl3 क्या है? एसिड है या बेस है? AlCl3 या BF3 या जो है PH3। तो इस सबको इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, है ना। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। और अब हम लोग बच्चों देखेंगे ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस। मैं आपको बच्चों ये बता देना चाहूँगा कि ये तीनों कंसेप्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने में।
अकेला कोई एक प्रिंसिपल सारे कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसलिए इन तीनों कंसेप्ट को हमें समझना आवश्यक होता है। तीनों कंसेप्ट का हम लोग यूज करके ये बता सकते हैं किसी भी मैटर के विषय में कि ये एसिड है या बेस है। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। चलिए तो हम लोग एसिड और बेस के लिए जो सेकंड थ्योरी है उसकी चर्चा करते हैं। राइट, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, कैसे इनकी इस समस्या को दूर किया गया। तो दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों हम लोग ये कंसेप्ट देखेंगे। अगर आप डीपली सोचें तो H+ ही प्रोटॉन है। सभी बच्चों को ये समझना चाहिए। तो प्रोटॉन को बेस बना करके इन्होंने बात कही अपनी। तो इन पहले पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन दे देगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले लेगा वो बेस है। तो प्रोटॉन डोनर है ना, सब्सटेंस which can donate, substances which can donate, which can donate H, substances which can donate protons। तो प्रोटॉन क्या है, H+ ही है। which substances which can donate protons are known as acid, are known as acids। एंड substances है ना, तो जैसे यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तुरंत NH3 को। substances which can accept, substances which can accept, which can accept protons, which can accept protons, H+, which can accept protons are known as bases। तो इनको हम बेस बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले करके समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है हमारे पास NH3 है और प्लस जब हम HCl इसमें मिलाते हैं तो ये जो बनता है तो ये इस प्रकार से कुछ बनता है बच्चों, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो NH3 क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना। NH3 क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से हम इजीली इसको बोल सकते हैं कि ये बेस है। और ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है।
प्रोटॉन डोनर के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एसिड है। H2O जो है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। H2O पहले भी कंसेप्ट में हम लोगों ने सीखा था, यहाँ भी हम लोग इस पॉइंट को समझ लेंगे कि H2O जो है H2O प्लस H2O है ना, तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एम्फोटेरिक। और ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, इस बात को यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया। तो इसमें एक प्रोटॉन डोनर है और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो किसी को भी आप मान सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशीज, इसमें एम्फोटेरिक स्पीशीज इसमें और बहुत सारी आएंगी, तो जिनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं जिससे आपको आसानी से दिखता रहे, उस तरफ आप पॉइंट को नोट करेंगे। तो जैसे अगली बात ये है बच्चों, इसमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट है ना। तो कोई भी एसिड है ना, ये हम लोगों को याद रखना है कि जैसे कोई एसिड है, मान लीजिए ये कोई एसिड है, तो एसिड का काम क्या है, ये प्रोटॉन देगा, तो माइनस H प्लस, तो ये क्या बनाएगा, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए और सिमिलर चीज जो है बेस के लिए भी होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिख दिया जाए, जैसे हमारे पास क्या है, HCl है, तो HCl क्या है, एक एसिड है, इसने H प्लस मीन्स प्रोटॉन को निकाल दिया, माइनस H प्लस, तो ये क्या बना लेगा, Cl माइनस। तो इस HCl एसिड का Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस है। जैसे और हम अगर देख लें, जैसे हमने लिखा CH3COOH, तो ये भी प्रोटॉन दे देगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3COO माइनस। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट बेस हैं। जैसे हम और बात करें, तो मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर H2SO4 को भी अगर लिखा जाए, तो ये भी माइनस H प्लस करके HSO4 माइनस बनाएगा, तो ये भी कॉन्जुगेट बेस है। तो इन सभी को हम लोग शॉर्ट में कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इन बच्चों, इन सभी को हम शॉर्ट में CB लिखेंगे, है ना। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया H3PO4, तो ये भी माइनस H प्लस प्रोटॉन दे करके कहाँ पहुंच जाएगा, H2PO4 माइनस के केस में। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे एसिड का। इन सभी को बच्चों, ये सब जो स्पीशीज हमें मिल रही हैं, इन सब को हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस वर्ड का यूज होगा। तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, इसे आपको जानना आवश्यक है। जैसे अगर हम अगली बात कर लें बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस के रिस्पेक्ट में बच्चों ये रूल है कि अगर हमारे पास बेस है, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन लिया, अब प्लस H प्लस, अब तक हम माइनस कर रहे थे, तो ये क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा बच्चों। तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ये जो NH3 है,
NH3 प्लस H प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस क्या है, NH3 बेस का कॉन्जुगेट बेस है, ओ कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि ये बेस है ना। तो कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में यहां आपने देखा कॉन्जुगेट एसिड, हम लोग यहां देखेंगे जितने भी बेस होंगे, है ना, तो उन सभी बेस का कॉन्जुगेट एसिड यहां बनेगा। जैसे अगर हम यहां पर और दूसरे बेस का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। यहाँ एक बच्चों एक रूल वर्क करता है, उस रूल को भी हम लोग समझेंगे, है ना बच्चों। यहाँ हम लोग रूल को भी समझेंगे, इसके दूसरे भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया है ये फर्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये एक बेस के जैसा काम करेगा। अगर ये H प्लस ले लिया, प्लस H प्लस, है ना, तो ये क्या बना लेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कॉन्जुगेट एसिड है इस बेस का। जैसे एनिलीन है C6H5NH2, तो ये भी H प्लस ले लेगा। तो H प्लस लेने के बाद बच्चों ये क्या बना लेगा, C6H5NH3 प्लस, C6H5NH3 प्लस, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ बच्चों एक रूल वर्क करेगा, रूल को हम इस पॉइंट में समझेंगे। रूल, अगर हमारे पास स्ट्रांग एसिड है, अगर हमारे पास स्ट्रांग, रूल 1 ये हमें याद रखना चाहिए, अगर स्ट्रांग एसिड है तो इससे बनने, ये क्या करेगा, स्ट्रांग एसिड है तो प्रोटॉन को निकालेगा। H प्लस ही क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को निकालेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। और अगर ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, ये कैसा होगा, ये वीक होगा। और अगर दूसरा पॉइंट, अगर ये वीक एसिड है, वीक एसिड, अगर ये वीक एसिड है, ये प्रोटॉन निकालेगा -H प्लस, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये स्ट्रांग होगा, इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तीसरा पॉइंट आप ये समझ सकते हैं, सेम ऐसे ही बेस के लिए भी लागू होगा। अगर स्ट्रांग बेस है, क्या है, स्ट्रांग बेस है और वो प्रोटॉन लेता है तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और ये कैसा होगा, वीक होगा। और अगर वीक बेस है, और अगर वीक बेस है, वीक बेस, तो ये H प्लस लेकर के जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड का नेचर स्ट्रांग होगा। जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम इस चीज को देख सकते हैं। स्ट्रांग के लिए हम यस यूज करेंगे, वीक के लिए हम W यूज करेंगे। देखिए HCl क्या है, स्ट्रांग है तो ये वीक है, ये वीक है तो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है तो ये वीक है, और ये वीक है तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है तो ये स्ट्रांग है ना। इसे हम
स्ट्रांग बोल सकते हैं, तो ये वीक एसिड हो जाएगा, है ना। इसे हम स्ट्रांग बेस बोल सकते हैं, तो ये वीक हो जाएगा। ये वीक है, ये क्या है, वीक है, तो ये जो है जो बनेगा स्ट्रांग हो जाएगा। ये वीक है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है स्ट्रांग और वीक को भी आप समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट आर्हेनियस थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। कुछ एम्फोटेरिक स्पीशीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट में कुछ एम्फोटेरिक स्पीशीज को भी देखेंगे। और आर्हेनियस ने जो एक्सप्लेन नहीं किया था NH3 को, या जो यू कैन से जो CaO को, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो NH3 को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया, क्योंकि NH3 प्रोटॉन ले रहा है, तो इसलिए हम उसको बेस कहेंगे। यहाँ एम्फोटेरिक स्पीशीज जो है उसे बच्चों हम लोग देखेंगे। ये एम्फोटेरिक स्पीशीज, एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या है, ये प्रोटॉन ले भी सकती है, दे भी सकती है, एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो ये हमें जानना है। जैसे हमारे पास क्या है, यू कैन से हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज में पहली स्पीशीज है HSO4 माइनस। ये प्रोटॉन निकाल भी सकती है, -H+ और +H+। तो इस केस में क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, SO4- बनेगा। जैसे HS है, HS, तो ये प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, -H+, तो क्या बनाएगा ये S-। अगर ये प्रोटॉन ले लिया HS-, अगर ये प्रोटॉन ले लिया तो ये H2S बनाएगा, है ना। यहाँ से जो है एम्फोटेरिक नेचर के स्पीशीज हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है अगली स्पीशीज H2PO4-, तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है, -H+, तो क्या बनाएगा HPO4-। अगर यहाँ ये प्रोटॉन ले लिया H+, तो ये क्या बनाएगा H3PO4। तो ये जो बीच में लिखी जा रही चीजें हैं ये एम्फोटेरिक हैं। जो चीजें बीच में लिखी जा रही हैं वो एम्फोटेरिक हैं। जो भी केमिकल स्पीशीज को हम लोगों ने बीच में लिखा है ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। ये बीच में लिखी हुई जो स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज हैं, इनका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है। मीन्स ये एसिड बेस दोनों के जैसा बिहेव करेंगी। ठीक है बच्चों, गले में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बीच बीच में खिचखिचाहट हो जाती है। बच्चों इस थ्योरी का भी ड्रॉबैक है ना। तो इसका लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरी के द्वारा भी कुछ मटेरियल को, कुछ सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि वो एसिड है या बेस है। बच्चों इसे देख करके डिस्टर्ब भी नहीं होना है। ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको 11th 12th मिलाते हुए चीज़ें दिमाग में बैठ ही जाती हैं, है ना। तो अभी फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है थोड़ा सा इरिटेट करे, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है।
आपको लिखना है, नोट बनाना, नोट बनाने से काम बन जाता है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में जो है बच्चों कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी ये थ्योरी, जैसे AlCl3, जैसे BF3, जैसे RMGX, तो ये ऐसे कुछ मटेरियल हैं। RMGX यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पर यही क्या है, RMGX। अगर इसका कोई रियल फार्मूला हम लिख दें, ये जनरल फार्मूला है, तो CH3MgCl, जैसे BH3 है ना। तो यहाँ से इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लुईस का कंसेप्ट पढ़ना आवश्यक है। तो बच्चों हम लोग अब डिस्कस करेंगे लुईस कंसेप्ट, है ना। एसिड और बेस के लिए जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो लुईस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है लुईस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ, नोट करके एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये चलिए नोट बाद में हम लोग लिख लेंगे। तीसरा नोट में ये मैं लिखवाना चाह रहा था, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट दोनों में कटायंस, एनायंस और मालिक्यूल्स, लुईस कंसेप्ट में और ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट में कटायंस, एनायंस और मालिक्यूल्स तीनों को एक्सप्लेन किया गया है एसिड और बेस के रूप में। तो मोटी बात तो ये सभी बच्चे जानते होंगे कि दुनिया का सारा मैटर दो ही टाइप का है, या तो एसिड है या तो बेस है। इसीलिए हमें ये जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मटेरियल एसिड है और कौन सा मटेरियल बेस है। तो हम जो है अब देखेंगे तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, तो लुईस कंसेप्ट के अनुसार क्या डिफिनीशन दी गई कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ली, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, डिफिनीशन क्या दी गई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होंगे, डिफिनीशन आप जैसे हमने पुरानी डिफिनीशन लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। अब जल्दी से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होंगे वो सब किसके तरीके से व्यवहार करेंगे, एसिड के जैसे व्यवहार करेंगे, जैसे नॉन मेटल। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हम क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, है ना, आयोडीन हुआ, है ना। तो ये सब हम लोग, ऑक्सीजन हुआ, तो ये सब जो है नॉन मेटल के जैसे हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो नॉर्मली ये क्या है, एसिड है। ये अच्छी थ्योरी है, इसके द्वारा जो ब्रांस्टेड एंड लॉरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाया था वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या आ जाते हैं, सारे मेटल्स। तो इसीलिए नॉन मेटल का नेचर एसिडिक होता है और मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, है ना,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरिक, है ना, Fe, Cu, तो ये सब कैसा बिहेव करते हैं, बेस के जैसा। हम किसी भी रिएक्शन को अगर हम देखें तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो इस रिएक्शन को देख करके भी हम लोग एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने NH3 प्लस BF3, तो यहां पर बच्चों एक लोन पेयर होता है, यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये इसको क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा कंपाउंड बनता है, NH3 कोऑर्डिनेट बांड BF3। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको साफ साफ, है ना। हाँ बिल्कुल, कैमरे में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, राइट। तो नॉर्मली हम NH3 को क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। BF3 को हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे, है ना। इस तरीके के वर्ड आप बार बार सुनेंगे। जैसे यहाँ पर सारे कटायन, जितने भी कटायन हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ऑल कटायंस, सभी कटायंस, all cations behave like, all cations behave like, ये सब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, behave like एसिड। सारे कटायन एसिड के जैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे Na प्लस, K प्लस, है ना, Ca2 प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस, K प्लस, है ना। जैसे Mg2 प्लस, Fe2 प्लस। अब जैसे यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा बढ़िया एसिड होगा। जैसे यहाँ रिलेटिव स्टडी भी आप कर सकते हैं, हालांकि अभी एसिड बेस का चैप्टर ही है कहीं ना कहीं, तो एसिड बेस को समझाने के लिए बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतना जरूर आपको बता दे रहे हैं कि Fe3 प्लस ये एक अच्छा एसिड है Fe2 प्लस से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। रीजन इसका क्या है, इसका ये जो है बेटर एसिड है ना, ये क्या है, बेटर एसिड है। रीजन इसका क्या है, रीजन इसका क्या है, क्योंकि Fe3 प्लस फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। इसकी जो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो अधिक होगी, है ना। तो Fe3 प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर फास्ट, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ग्रेटर टेंडेंसी Fe3 प्लस हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को आप बहुत सारी जगहों में यूज कर सकते हैं।
है ना। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, जो मूल डिफिनीशन थी बच्चों वो यही 2 पॉइंट है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले 2 कंसेप्ट में डिफिनीशन से लिखी हैं, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड एज एसिड्स। यहाँ लिख सकते हैं ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड एज बेसिस। तो मटेरियल भी है, आयन भी है, जो एसिड और बेस के जैसा इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे जो एनायंस होंगे, ऑल एनायंस बिहेव लाइक बेस। तो ये बेस के जैसा काम करेंगे। जैसे यहाँ पर Cl माइनस हो गया, है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हो गया S2 माइनस हो गया, SO4 माइनस माइनस हो गया, क्योंकि इनके पास सरप्लस में इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिनके पास सरप्लस में इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे I माइनस हो गया, जैसे CH3COO माइनस हो गया, जैसे C2H5O माइनस हो गया, है ना। तो ये सब बेस के जैसे काम करेंगे। यहाँ पर हम अब उस मटेरियल को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जो न्यूट्रल सब्सटेंस हैं उन्हें भी हम इलेक्ट्रॉन लेने या देने के आधार पर एसिड और बेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। सॉरी बच्चों, इस कंसेप्ट में हम स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, वही पुरानी डिफिनीशन जो हम आर्हेनियस और उनके कंसेप्ट में लेते थे कि जो तेजी से H+ निकाल दे वो क्या है, स्ट्रांग एसिड है। तो यही कंडीशन यहाँ इलेक्ट्रॉन के भी केस में है, जिस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा। अब ये नया वर्ड जरूर है, मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ लिखें, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस पर अधिक होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस पर अधिक होगा वो स्ट्रांगर होगा। जैसे BeCl2, BeCl2 स्ट्रांगर है MgCl2 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब ऐसा क्यों है, तो इन चीज़ों को हम और डिटेल में भी आगे देखेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे लिखे जा रहे हैं जिनको पर आपको विचार करना है, राइट। बच्चों, लुईस बेस के कंसेप्ट में ये जो है, लुईस बेस के कंसेप्ट में क्या है, और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जिनको हम लुईस बेस बोलेंगे। लुईस बेस हम इनको बोल सकते हैं। किसको किसको हम लुईस बेस बोल सकते हैं, जैसे यू कैन से NH3, NF3, है ना, NCl3, इनको भी हम लुईस बेस बोलेंगे। और बच्चों, मॉलिक्यूल में ये BeCl2 क्या है, स्ट्रांगर एसिड है, ये क्या है, एसिड है, राइट। और स्ट्रांगर एसिड है MgCl2 वीक एसिड है, क्योंकि Be की यहाँ साइज फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे बीच में पॉइंट हमने लिखा, इन चीज़ों को आगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एसिड बेस को चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे पीएच है, के है, के है। तो इस सब के द्वारा भी हम एसिड बेस के स्ट्रेंथ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बच्चों एक कंसेप्ट है, जिनके ऑक्टेट पूरे ना हो, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्टेट पूरे ना हो तो वो सब कंपाउंड लुईस एसिड के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो वो सारे कंपाउंड्स जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं हैं, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। एग्जाम्पल से अभी आप समझ जाएंगे, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, इनका ऑक्टेट कंप्लीट अगर नहीं है तो भी ये लुईस एसिड में आएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे AlCl3। तो जैसे बच्चों हमें क्या पता है, हम एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, AlCl3, जिसमें Al का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे हमें क्या पता है, इसमें 2 एटम है, Al है, Cl है। तो Al का ऑक्टेट पूरा नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 13 होता है। तो 2,8,3 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन Cl से मिल जाएगा। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, मीन्स दिस हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दिस हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ऐसे ही आप जो है BH3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ही चाहेगा। अब BH3 के भी आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हमेशा इसको इलेक्ट्रॉन की भूख लगी रहेगी। तो ये इसकी भी टेंडेंसी कैसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। तो बच्चों इस कंसेप्ट की भी लिमिटेशन है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमने स्टार्टिंग में ये बच्चों बताया था आपको कि तीनों कंसेप्ट आवश्यक हैं सारी मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इनकी लिमिटेशन में क्या है, इनकी लिमिटेशन में जो आर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का देना लेना साफ साफ नहीं है। तो जैसे HCl है ना, जैसे HCl या H2SO4 या HNO3 है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो इसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट से। यहाँ इलेक्ट्रॉन के लेने देने के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये बच्चों हम लोगों ने एसिड बेस के कंसेप्ट को देखा। रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम अलग से उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, राइट। तो आज हम लोगों ने एसिड बेस के ऊपर जो 3 थ्योरी थी और उसके जो मूल कंसेप्ट थे उसको हमने समझा। और स्ट्रेंथ को जनरली जिसकी तीव्रता लेने की अधिक है, देने की अधिक है, तो उसके लेने देने की इंटेंसिटी के बेस पर कैटेगराइज किया, अदर फैक्टर की चर्चा नहीं की। अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, तो उसके भी द्वारा एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमने नोट में कहा था, तो नोट वाला पॉइंट ये है कि ये नोट वाला पॉइंट ये है हमारे पास कि चाहे वो लुईस कंसेप्ट हो या ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट हो, दोनों में
तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है एसिड और बेस के रूप में, चाहे वो न्यूट्रल मालिक्यूल हो, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। न्यूट्रल मालिक्यूल को भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये एसिड है या बेस है, या कटायंस को एक्सप्लेन किया गया है कि ये एसिड है या बेस है, या एनायंस को और एम्फोटेरिक की बात भी दोनों में की गई है। राइट, तो ये नोट वाला पॉइंट था, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।